हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं और गाइज आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लुसेंट की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों, उसमें हम मौर्यन पीरियड आज देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस ज़रूर देखना, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सारी वीडियोस। लुसेंट की सीरीज़ पे ही काम हो रहा है अभी। एक तो इसका ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी जो कि रोहित सर कवर करा रहे हैं, और हिस्ट्री मैं कवर करा रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे कवर कर दिए जाएंगे। सो मौर्यन पीरियड की बात करें तो 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक का पीरियड है। इसका इतिहास हम देखेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में, अच्छे से देखेंगे। इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, लिटरेरी सोर्स की बात करें या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए वो सारी बातें देखेंगे। और इसके राजा, बहुत इम्पॉर्टेंट किंग्स हुए इसमें, खुद चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ऐसे महानतम शासक हुए हैं इसमें, जिनके बारे में जानना डिटेल में बहुत ज़रूरी है। ये अशोक की महानता ही है कि आज भी हम उसके नीतियों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बात करें अगर किसी के भी हिस्ट्री को जानने के लिए, चाहे कोई भी डायनेस्टी हो, वंश हो, तो उसके लिए अब हम तो उस समय थे नहीं, तो हमें हिस्ट्री कैसे पता चलेगी? हमें हिस्ट्री पता चलती है उस समय जो लिखी हुई सोर्सेज थी, जैसे कि लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स, न्यूमिस्मेटिक, ये सब चीज़ों से। न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है क्वाइनेज सिस्टम, जो उस समय जो क्वाइन वगैरह चलते थे, इससे हमें ज़रूर पता चल जाएगा, कुछ हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि इस समय ये रहा होगा। और ऐसे ही हमने इसकी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की है। तो लिटरेरी सोर्स की बात करें मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक हो जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब खाली इकोनॉमिक नहीं है, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन का एनालिसिस है, कंप्लीट एनालिसिस है, जो कि इन डेप्थ जो है मौर्यन डायनेस्टी को कहीं ना कहीं ये बता सकता है। सो द टाइटल अर्थशास्त्र, इसका मतलब होता है साइंस ऑफ मटेरियल गेन। ठीक है, साइंस ऑफ मटेरियल गेन होता है अर्थशास्त्र का मतलब। एंड फॉर ए स्टेट नॉट ए पर्सन, फॉर ए स्टेट नॉट ए पर्सन। ठीक है, यहाँ पे बात किसी पर्सन की नहीं हो रही है, यहाँ पे ओवरऑल स्टेट की बात हो रही है। और इस केस में जब मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ मौर्यन डायनेस्टी की, तो यहाँ पे मगध की बात हो रही है, मगध की। ठीक है, so it is the most important literary source for the Mauryas and it is a treatise on government and polity। ठीक है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटी के बेस्ड पे ये बुक है। इट गिव्स ए क्लियर एंड मेथोडोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मॉडर्न पीरियड। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आया, अर्थशास्त्र जब बोलते तो इकोनॉमी समझ में आती है हमें, खाली इकोनॉमी नहीं है ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन उस समय की जो थी उसके बारे में इन डीप एनालिसिस है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेलुकस निकेटर का ये दूत था। सेलुकस निकेटर को हराने के बाद खंबात, हेरात ये सब छीन लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे। और ये सेलुकस निकेटर वही था जो कि एक जनरल था, जो कि उस पार्टिकुलर एरिया में, नॉर्थ वेस्ट एरिया को, ये जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जीता था, उसको ये रूल कर रहा था। और कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छा नहीं लगा और इसको हरा दिया था। इसी का दूत था मेगास्थनीज। ठीक है, सेलुकस निकेटर का दूत था और ये दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, और यहाँ पे आके इसने एक बुक लिखी थी इंडिका। तो इंडिका जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है अगर बात करें मौर्यन पीरियड के हिस्ट्री को जानने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेगास्थनीज क्या था, वो एक एम्बेसडर था। किसका एम्बेसडर था? सेलुकस निकेटर का एम्बेसडर था। सेलुकस निकेटर कौन था? ये हार गया था। ये बंदा अलेक्जेंडर के द्वारा जीती गई एरिया में ये एक जनरल की तरह काम कर रहा था। ठीक है, और हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से, और इसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। और साथ में कह सकते हैं कि मजाक के तौर पे कह रहा हूँ कि मेगास्थनीज दहेज टाइप का ये इसको मिला था। हालांकि ये दूत था, आया था इंडिया में और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये था, और इसने इंडिका लिखी थी, जिसने इसने डिटेल में पटना के बारे में बताया, पाटलिपुत्रा के बारे में, और डिटेल में बताया कि क्या सिस्टम काम करती थी उस समय मौर्यन पीरियड में।
हालांकि इसने एग्जैगरेट भी किया है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिखा है। सो ये जो बुक है, हिज इंडिका इज़ फोरमोस्ट अमंग ऑल फॉरेनर अकाउंट्स फॉर मौर्याज, बट इट्स ओरिजिनल कॉपी इज़ लॉस्ट। ओरिजिनल कॉपी नहीं है, और and it has survived only in quotations in the text of classical Greek writers such as स्ट्रैबो की राइटिंग में, डायोडोरस की, एरियन की, प्लूटार्क की, इन्होंने इनके बारे में लिखा है इस पर्टिकुलर बुक के बारे में, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हमें मिलता है। एंड कुछ लैटिन राइटर्स है सच एज प्लीनी, जस्टिन, इन्होंने भी लिखा है। सो इट रेफर्स टू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में बताया गया कि 7 कास्ट सिस्टम होता था, जिसमें 7 कास्ट में आगे मैं बता दूंगा कौन कौन, जैसे कि वकील होता था, बाकी सारी चीज़ें थी। तो 7 कास्ट हुआ करते थे, 7 कास्ट सिस्टम था। ऑप्शंस ऑफ स्लेवरी थी, ठीक है, और एंड अस्यूरी इन इंडिया, ठीक है, स्लेवरी और अस्यूरी नहीं थी, छीना झपटी जिसे कहते हैं, और स्लेवरी नहीं थी। तो हमने 2 चीज़ देखा, हमने अर्थशास्त्र कौटिल्य का देखा जो कि एक लिटरेरी सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर है। दूसरा हमने देखा मेगास्थनीज की इंडिका, जो कि पाटलिपुत्रा के बारे में इन डेप्थ बताता है, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में इन डेप्थ बताता है, 7 कास्ट सिस्टम बताता है, ठीक है। फिर आता है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है अगर हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जानना है, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना है। सो विशाखदत्त लेखक थे, इन्होंने लिखा मुद्रा राक्षस। सो दो इट वाज रिटन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, डेफिनेटली गुप्त पीरियड में ही लिखा गया था, बट इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे चाणक्य के मदद से इन्होंने नंदों को, स्पेशली धनानंद को हरा दिया था, मार दिया था और गद्दी पे बैठा था। ये इसमें लिखा गया है। गुप्त पीरियड का ये राइटर थे, लेकिन इन्होंने, अब उस समय ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ था मौर्य पीरियड और गुप्त पीरियड में, 300, 400, 500, 600 साल मान लो का अंतर था, बट ठीक है, इनको पता तो ज़रूर था कि उस समय ये रहा होगा, तो इन्होंने लिखी थी किताब। जैसे कि आज की डेट में कोई मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में अभी भी बुक लिखी जाती हैं, है ना। तो ऐसे ही विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में ये लिखा था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंदों को हरा दिया था। सो बिसाइड्स दिस इट गिव्स एन एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ द प्रिवेलिंग सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑल्सो, ठीक है। तो कोई भी बुक होती है तो खाली एक टॉपिक पे नहीं होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे हरा दिया, उसमें सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस भी कहीं ना कहीं डालते हैं ताकि आनंद आए पढ़ने वाले को। फिर आता है पुराणों से भी हमें पता चलता है, दो ए कलेक्शन ऑफ लेजेंड्स इंटर spread with religious teachings, they give us chronology and list of Mauryan kings also। तो यहाँ से भी क्रोनोलॉजी, जैसे कि किसके बाद कौन से बंदा जो है गद्दी पे बैठा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का लड़का अशोक, ये सब कैसे क्रोनोलॉजी रहा, ये सब हमें पुरानों से पता चलता है। हालांकि ये बुक जो है रिलीजियस टीचिंग की होती है, बट कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी तो पता चली जाती है, तो ये भी एक सोर्स है। फिर आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। उस समय बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, अशोक खुद इसका प्रचारक था। सो इंडियन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैसे जातक क्या होता है, ये आम जनता के द्वारा कही गई कहानियाँ होती है, जिसे कंपाइल कर दिया गया था जातकों में। सो ए पार्ट ऑफ खुड्डक निकाय ऑफ सुत्त पितक, अभिधम पितक और विनय पितक, ये 3 पितक हैं, त्रिपिटका बोलते हैं बुद्धिस्ट का। तो उसमें एक निकाय है जिसका नाम है खुद्दक निकाय ऑफ सुत्त पितक, विच डिस्क्राइब्स 549 स्टोरीज ऑफ बुद्धा प्रीवियस बर्थ। तो यही है जातक, ठीक है। जातक क्या है, बुद्धा की पुरानी जन्म की कहानियाँ हैं जो कि आम जनता ने कही होगी, और इसे कंपाइल कर दिया गया है खुद्दक निकाय में। So it reveals a general picture of social economic conditions during Mauryan period also। एंड हम जानते हैं कि सेलोन हम श्रीलंका को कहते हैं, और श्रीलंका में भी बुद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार उस समय हो गया था। वहाँ की 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, क्रॉनिकल्स हैं, बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स, दीपवंश और महावंश। ये भी बताती हैं हमें अशोका के बारे में कि अशोका ने कैसे बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, धम्म महामात्र को नियुक्त किया था, खुद अपने बेटे और पुत्री संघमित्रा को भी भेजा था, ठीक है। महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, इसको, इन दोनों को भेजा था सेलोनिस यानी कि श्रीलंका में, और ये वहाँ पे एक ओरिजिनल बोधि ट्री का ब्रांच भी लगा के आए थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि कैसे मौर्यन डायनेस्टी काम करती थी उस समय। सो तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी है, जैसे कि दिव्यवदना, तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये दिव्यवदना। इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अशोका एंड हिज एफर्ट्स इन स्प्रेडिंग
बुद्धिज़्म, ठीक है। अशोका काफ़ी एफर्ट डालता था, इसने धम्म महामात्रा का भी, एक ऑफिशियल्स थे ये लोग, इनका काम क्या था, ये प्रचार प्रसार करते थे बुद्धिज़्म का अशोक के समय, धम्म महामात्रा। अब देखो हमने लिटरेरी सोर्स देख लिया, क्या क्या देखा हमने, देखा सबसे पहले हमने लिटरेरी सोर्स में अर्थशास्त्र देखा, अर्थशास्त्र के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा इंडिका, सेलुकस निकेटर का दूत, ठीक है, मेगास्थनीज, उसने इंडिका लिखी, अर्थशास्त्र इंडिका देखा हमने। फिर मुद्रा राक्षस देखा, विशाखदत्त की गुप्तों के पीरियड में लिखी गई थी, बट काफ़ी इन डेप्थ जानकारी देती है। इसके अलावा हमने बाकी पुराना भी देखा कि पुरानों से भी हमें पता चलता है और बुद्धिस्ट लिटरेचर से भी हमें पता चलता है। अब आते हैं हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो ये आर्कियोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले आप ये समझो, जो खुदाई से सामान निकलते, जैसे मिट्टी के बर्तन निकल गया, कोई टेराकोटा का कोई खिलौना निकल गया, कुछ ऐसे साक्ष्य, या फिर कोई महल मिल गया, कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई, तो ये सब, या फिर पिलर एडिक्ट्स, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आती हैं, ठीक है। तो अशोकन एडिक्ट और इंक्रिप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्ट करना है हिस्ट्री ऑफ मौर्यन डायनेस्टी की, तो उसके एडिक्ट, अशोका के एडिक्ट, एडिक्ट मतलब होता है कि क्या आदेश लिखा था इसने आम जनता के लिए, उसके इंक्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो देयर आर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, केव इंक्रिप्शंस, ये तीनों क्या है, अशोकन एडिक्ट और इंक्रिप्शन में आते हैं। रॉक एडिक्ट्स, रॉक पे, पहाड़ों पे लिख दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ लिख देते थे, पिलर बना के उस पे पिलर पे लिख दिया है, ठीक है, या फिर केव के इंक्रिप्शन से हमें पता चलता है। दीज आर लोकेटेड एट सेवरल प्लेसेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इवन अफगानिस्तान तक है, ये अफगानिस्तान तक है, इंडिया में तो पूरा बिहार, यूपी, दिल्ली, हर जगह फैला हुआ है ये, गुजरात। सो देयर इम्पोर्टेंस केम टू बी अप्रिसिएटेड ओनली आफ्टर देयर डिसाइफरमेंट। पहले लोगों को पता ही नहीं था इसके क्या लिखा गया है, क्योंकि वो भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, प्राकृत भाषा थी, तो वो पढ़ पाना आसान नहीं था, जिसे डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। 1837 में स्टार मार्क क्वेश्चन लगा लो, पूछा जाता है कि किसने डिसाइफर किया था अशोकन इंक्रिप्शंस को, तो या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था। एंड ऑल्सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अशोका एज द ऑथर ऑफ दीज एडिक्ट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ये सब हुआ था। सो मेजोरिटी ऑफ देम आर इन द नेचर ऑफ अशोकाज प्रोक्लेमेशन टू द पब्लिक टू एट लार्ज, मतलब क्या अशोका चाहता है पब्लिक को बताने के लिए इसने एडिक्ट्स पे लिखवा दिया था कि भाई आम जनता देखेगी, एडिक्ट्स को पढ़ेगी, समझ जाएगी कि अशोका क्या चाहता है। एंड ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ देम डिस्क्राइब हिज ओन एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म, बहुत कम ऐसे पिलर या फिर इंक्रिप्शंस हैं, पिलर इंक्रिप्शंस जो हैं, जिसमें ये बताया गया है कि खुद ही अशोका ने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था, बट इसने एक्सेप्ट किया था। एंड हिज रिलेशनशिप विद द संघा और कम्यून, बहुत कम ऐसा हमें लिखित में मिलता है, इंस्क्रिप्शन में मिलता है। दो प्रकृत वाज द लैंग्वेज यूज्ड इन देम, द स्क्रिप्ट वेरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन, जैसे कि खरोष्टी स्क्रिप्ट जो थी वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जैसे कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब जगहों में, या फिर पंजाब वाला रीजन जो है, यहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। कुछ जो इंक्रिप्शंस हैं वो ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, कुछ आर्मेइक में, और बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राह्मी में, वो स्पेशली ईस्ट ऑफ इंडिया में ब्राह्मी में स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, जैसे कि बिहार वगैरह में। नॉर्थ वेस्ट में ग्रीक भी चला, नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी नॉर्थ वेस्ट में चला, ग्रीक और आर्मेइक जो है वेस्ट रीजन में चला, ठीक है। इसको डिसाइफर कर दिया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, ये ज़रूर याद रखना, तभी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। सो अदर इंक्रिप्शंस की बात करें तो एक है जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ का रॉक इंक्रिप्शन जो है, जो कि रुद्र दमन ने करवाया था, इसके अलावा उसमें भी मतलब लिखी गई थी कि क्या, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, वो सब सारी बातें। सोहगोरा कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, इसके अलावा महास्थान इंक्रिप्शन इन बोगारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। फिर आता है ऑल दीज आर डायरेक्टली कंसर्न विद द मौर्यन पीरियड, दो दे आर बिलीव टू बी नॉट नेसेसरली दोज ऑफ अशोका। किसी और ने भी लिखवा दिया था, जैसे रुद्र दमन वाला हो गया। चलिए अब देखते हैं मटेरियल रिमेन्स के बारे में। तो मटेरियल रिमेन्स की बात करें तो वुडन प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, वुडन पैलेस जो था, एक्चुअली क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस था इसलिए सरवाइव नहीं कर पाया
क्योंकि वो वुडन का बना हुआ था, लकड़ी का, और लकड़ी का नेचर होता है कि वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, दीमक लग जाएगा, ख़राब जल्दी हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, डिग्रेडेबल होता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए उसके जो है ना साक्ष्य जो है बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं, बट मटेरियल रिमेन मिला है हमें वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा NBPW एक कल्चर था पॉटरी का, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते थे उस समय की, वहाँ से भी हमें पता चलता है कि क्या था मौर्यन एम्पायर में, चीज़ें क्या थी। सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क क्वाइंस भी उस समय थे, फाउंड इन कुम्हरार। कुम्हरार कहाँ पे? पटना में है। यहीं पे अशोका चंद्रगुप्त मौर्य का विशालकाय महल था 80 पिलर का। एंड द प्लेसेस आर मटेरियल रिमेन ऑफ द मौर्यन पीरियड, दीज आर द मटेरियल रिमेन्स विच ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन पीरियड। नाउ विल सी द अशोकन एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट की बात करेंगे हम, पिलर एडिक्ट की बात करेंगे, केव एडिक्ट की बात करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो जब हम बात करते हैं अशोकन एडिक्ट की और उसके इंक्रिप्शंस की, तो उसमें रॉक एडिक्ट आता है, उसमें पिलर एडिक्ट आता है, केव एडिक्ट आता है। तो उसमें हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से एडिक्ट में क्या चीज़ें हमें कंटेंट के तौर पे मिलता है और कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले है 14 मेजर रॉक एडिक्ट पाए गए हैं अशोका से रिलेटेड, जिसका कंटेंट जो है वो मेनली प्रिंसिपल ऑफ धम्मा के ऊपर है। धम्म नीति जो थी, धम्म की नीति जो थी, ये कहीं ना कहीं अशोका की नीति थी, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई थी कि पशु बलि नहीं देना चाहिए, बड़ों की आदर करनी चाहिए, पंडित का आदर करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। और ऐसे एडिक्ट जो है आम जनता के लिए जो लिखी गई थी, एडिक्ट इंक्रिप्शन करवाई गई थी, वो मनसेरा पाकिस्तान में मिलता है, शहबाजगढ़ी मर्दान पाकिस्तान में, कलसी देहरादून उत्तराखंड में, जूनागढ़ का जो है वो गिरनार गुजरात में है, सोपारा थाने महाराष्ट्र में है, येरागुदी करनूल आंध्र प्रदेश में है, धौली जो जगह है खुर्दा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, जौगड़ा ये गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, धौली और तोसाली ये भी उड़ीसा में, खुर्दा में, और इसके अलावा जौगाड़ा में तो है ही। ठीक है, तो ये दूसरा वाला आ गया एक्चुअली। सेकंड जो है कलिंगा रॉक्स है, 2 कलिंग रॉक एडिक्ट हैं जो कि न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर कलिंग वार के बारे में बताते हैं। धौली और तोसाली जो खुर्दा में है, जोगाड़ा गंजम उड़ीसा में है। माइनर रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं बहुत जगह। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका एंड समरी ऑफ हिज धम्मा नीति इसका कंटेंट है। एंड सासाराम बिहार में पाया गया है, मस्की आंध्र प्रदेश में, भाबरू बैरत राजस्थान में, इसके अलावा रूपनाथ MP में, गवी मठ, इसके अलावा पालकीग उंदू, इसके अलावा सिद्धपुर जातिंग रामेश्वर, इसके अलावा ब्रह्मगिरी में भी ये सब पाया गया है। ठीक है, ब्रह्मगिरी में भी पाया गया है, कर्नाटक में पड़ता है। इसके अलावा है आपका भाबरू बैरत रॉक एडिक्ट, जिसमें अशोका का कन्वर्जन जो है इसमें बुद्धिज़्म में बताया गया है। ये भाबरू बैरत राजस्थान में है। सेकेंड नंबर पे आता है 7 पिलर एडिक्ट्स बेसिकली। तो उसमें नंबर 1 है 7 पिलर एडिक्ट। अब पिलर में भी माइनर और मेजर है, तो खैर 7 जो पिलर एडिक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं अपेंडिक्स के तौर पे माने जाते हैं। किसके? रॉक एडिक्ट के अपेंडिक्स के तौर पे माने जाते हैं। ये पाए गए हैं बेसिकली मेरठ दिल्ली छोटी लता, टोपरा दिल्ली बड़ी लता, इलाहाबाद UP में, लौरिया नंदनगढ़ जो कि बिहार में पड़ता है, इसके अलावा लौरिया अरेराज भी बिहार में, रामपुरवा भी बिहार में, इसके अलावा जो है सांची MP में, सारनाथ इलाहाबाद UP में। फिर आता है तराई 4 माइनर जो पिलर एडिक्ट्स है। साइन ऑफ अशोकाज फैंटिसिज्म अबाउट धम्मा के बारे में ही ये भी सांची MP में है, सारनाथ और इलाहाबाद UP में है। फिर आता है तराई पिलर एडिक्ट। तराई रीजन आप जानते ही हो कहाँ पे, नेपाल वाले में होगा। तो यहाँ पे आ गया अशोका रिस्पेक्ट फॉर बुद्धिज़्म, जो लुम्बिनी में इन्होंने विजिट किया था, जो कि बर्थ प्लेस था महात्मा बुद्धा का। सो रुमेनदेई और लुम्बिनी और नगलिबिया ये सब तराई रीजन है नेपाल के, यहाँ पे भी ये सब पाए गए हैं।
केव एडिक्ट है, 3 केव एडिक्ट हैं, 3 बराबर केव एडिक्ट्स हैं इनके। बराबर की जो गुफाएं हैं ये गया के तो आसपास पड़ता है। बराबर हिल्स जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार में। तो अशोका के टोलरेट था काफ़ी अशोका, उसके नीति को ये बताता है। बराबर हिल्स जहानाबाद बिहार में है, यहाँ पे ये था। फिर आता है अशोका की 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में जानते हैं। कौन से रॉक एडिक्ट में क्या कंटेंट है? तो रॉक नंबर 1 एडिक्ट जो है, मेजर रॉक एडिक्ट की बात करें तो इसमें बोला गया है कि प्रोहिबिशन होना चाहिए एनिमल सेक्रीफाइस का, बलि नहीं देना चाहिए, और फेस्टिव गैदरिंग भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो रॉक एडिक्ट है इसमें मीजर्स फॉर सोशल वेलफेयर दिया है अशोका ने। थर्ड जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें ब्राह्मणा के रिस्पेक्ट के लिए चर्चा की गई है। फोर्थ वन जो है इसमें कर्टसी टू रिलेटिव्स, कि रिलेटिव की आदर करनी चाहिए, एल्डर्स के पाँव छूने चाहिए, कंसिडरेशन फॉर एनिमल्स, ये सब बातें फोर्थ में लिखी गई हैं। फिफ्थ में है धम्म महापात्र, जो कि मैंने बोला था कि धम्म नीति को फैलाने के लिए ये ऑफिशियल्स बनाए गए थे, अपॉइंट किए थे अशोका ने। धम्म महापात्र इन्हें बोला जाता है और उनकी ड्यूटीज़ बताई गई है फिफ्थ वाले में। सिक्स्थ जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें नीड फॉर इफ़िशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स टू धम्म महामात्रा इसमें दिए गए हैं। सेवेंथ वन इज़ ऑल अबाउट नीड फॉर टॉलरेंस एमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट, जो भी हो, बुद्धिज़्म का हो, जैनिज़्म का हो, सारे जो रिलीजियस सेक्ट थे उस समय के, उसमें टॉलरेंस होना चाहिए, हिंदू वगैरह सब। सिस्टम ऑफ धम्म यात्राज 18 में बताया गया है कि धम्म यात्रा होगी और धम्म को फैलाया जाएगा। 9वां है अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमोनीज रिचुअल्स, जैसे शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देना, ये सब ठीक नहीं है, ये 9th में बताया गया है। 10वें में है कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म इंस्टीड ऑफ वार, ठीक है। तो कलिंग वार 261 BC में हुआ था, इसी के बाद अशोका ने धम्म नीति अपना ली थी, ठीक है। धम्म नीति अपना ली थी, बोला कि हम अब वार से नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे धम्म से। एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्म पॉलिसी 11वें एडिक्ट में है। अपील फॉर टॉलरेंस एमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट ये 12वें में है। 13वें में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 13वां जो है, इसमें कलिंग वार के बारे में मेंशन किया गया है। उस समय के 5 कंटेम्प्रोरी हेलिक्स ग्रीक किंग्स के बारे में भी चर्चा मिलती है। और आखिरी जो रॉक एडिक्ट है उसमें 14वां नंबर इंस्पायरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ के बारे में फोकस किया गया है। चलिए, ये हो गया धम्म के रॉक एडिक्ट के बारे में 14। अब जानते हैं ओरिजिन ऑफ मौर्याज़, कहाँ से इनका ओरिजिन रहा, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड रहा है कि कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, कहाँ से ये आए थे। तो पुराणों की माने, पुराणाज की, तो इन्हें शूद्र कहा गया है पुराणों के हिसाब से, ठीक है। सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथों के हिसाब से, किन ग्रंथों के हिसाब से मौर्यों को शूद्र माना गया है, तो आंसर होगा पुराणों के हिसाब से। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त की लेखन थी, जो कि गुप्त पीरियड में लिखी गई थी, इसके हिसाब से माने तो इन्हें लो क्लैन का कहा गया है, ठीक है। लो जाति, लो क्लैन का कहा गया है, निचली कुल का कहा गया है, ब्रिशल या फिर कुलहीन भी कहा गया है मुद्रा राक्षस के हिसाब से। और वही अगर बात करें क्लासिकल राइटर्स जैसे कि जस्टिन है, हिस्ट्री लिखी है, चंद्रगुप्त को एक मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन कहा है इन्होंने। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं इतनी जानकारी नहीं मिलती हमें। जूनागढ़ की रॉक इंक्रिप्शन जो कि रुद्र दमन की थी 150 AD में ये इंस्क्राइब कराई गई थी। दिस हैज सम इनडायरेक्ट एविडेंस सजेस्टिंग दैट द मौर्यज माइट हैव बीन ऑफ वैश्य ओरिजिन के थे, ठीक है। द बुद्धिस्ट वर्क्स ऑन अदर हैंड ट्राई टू लिंक द मौर्य डायनेस्टी विद द शाक्य क्षत्रिय क्लैन टू विच बुद्धा बिलोंग्ड। अकॉर्डिंग टू देम द रीजन फ्रॉम विच मौर्याज केम वाज फुल ऑफ पिकॉक्स, और इसीलिए मोर की वजह से इनका नाम मौर्या रख दिया गया, एंड हेंस दे केम टू बी नोन एज मौर्याज। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम दिस दैट द बुद्धिस्ट वे ट्राइंग टू एलिवेट द सोशल पोजिशन ऑफ अशोका, क्योंकि उसका पैटर्न था वो, मतलब बुद्धिज़्म को पैटर्नशिप दे रखी थी अशोका से, तो कहीं ना कहीं समझ ही रहे हो। एंड हिज प्रीडिसेसर्स,
In conclusion, if we talk about, we can say that Mauryas belong to Maurya tribe, जो कि मैंने बोला कि मोर काफ़ी उस समय रीजन में था, उस पर्टिकुलर रीजन में, एंड वेयर सर्टेनली ऑफ लो कास्ट, दो इट इज़ नॉट क्लियर एज टू विच लो कास्ट। ठीक है, अभी तक पता नहीं है हिस्ट्री में हमें कि लो कास्ट के तो लगते हैं होंगे भी, बट कौन से लो कास्ट के हैं ये हमें नहीं पता है। चलिए, ये हो गई इनके बारे में बहुत सारी बातें। अब हम सीधा आते हैं इन राजाओं के बारे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले जानते हैं जो फाउंडर था। सो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर था, ठीक है। और चाणक्य की या फिर कौटिल्य की मदद से इसने ओवरथ्रोन किया था, डीथ्रोन किया था किसको? लास्ट नंद रूलर धनानंद को। सो इसका पीरियड जो था 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक रहा। सो चंद्रगुप्त dethroned द लास्ट नंद रूलर धनानंद एंड ऑक्यूपाइड पाटलिपुत्रा, क्योंकि उस समय पाटलिपुत्रा पर नंदों का शासन था। और धनानंद कमज़ोर नहीं था, लेकिन बहुत हठी था, जिद्दी था, अधर्मी था कह सकते हैं। कौटिल्य गए थे तो इनको बहुत बेइज्जत किया था। तो 322 बीसी में ये हुआ कि धनानंद को हरा दिया और मार भी दिया था कौटिल्य की मदद से, और गद्दी पे बैठ गया था चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य डायनेस्टी की नींव पड़ गई थी पाटलिपुत्रा में, मगध में। सो 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक लड़ाई लड़ी सेलुकस निकेटर, जो कि दूत था, ठीक है। दूत था किसका? दूत नहीं था, जनरल था बेसिकली। ये अलेक्जेंडर के द्वारा जीते गए एरिया में रूल कर रहा था उस समय, नॉर्थ वेस्ट वाले में। तो जब अटैक किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो इसने सरेंडर कर दिया अपना बहुत सारा टेरिटरी, जैसे कि एरिया जिसे हेरात कहते हैं, आराचोसिया जिसे कंधार कहते हैं, गेड्रोसिया जिसे हम बलूचिस्तान कहते हैं, और पैरपनसिड जिसे काबुल कहते हैं। तो बेसिकली अगर जो नाम हैं हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल को सरेंडर करना पड़ा था सेलुकस निकेटर को। तो बहुत सारा पार्ट जो नॉर्थ वेस्ट का था वो डायरेक्टली कंट्रोल में आ गया था चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि मौर्य डायनेस्टी के। इन रिटर्न थोड़ी सी जेनरसिटी दिखाई चंद्रगुप्त मौर्य ने, और 500 एलिफेंट जो है गिफ्ट दिए किसको? सेलुकस निकेटर को। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त एंड सेलुकस, द हिंदू कुश बिकम द बाउंड्री बिटवीन देयर स्टेट। हिंदू कुश का रीजन जो था वो बाउंड्री बन गया दोनों के स्टेट में, जो सेलुकस निकेटर का स्टेट था और जो मौर्यन डायनेस्टी का स्टेट था। मेगास्थनीज दूत के तौर पे, ग्रीक एम्बेसडर के तौर पे कोर्ट में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के भेजा गया सेलुकस निकेटर के द्वारा। एंड चंद्रगुप्त बिकम ए जैन, बाद में जैन बन गए थे, और 298 बीसी में अपनी गद्दी अपने बेटे को देकर, बिंदुसार को देकर चले गए श्रवण बेलगोला, जो कि पड़ता है चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटका में। वहाँ पे जाके इन्होंने भद्रबाहु के साथ गए थे, स्टारवेशन किया, खाना पीना छोड़ दिया, जिसे कहते हैं कया क्लेशा, सालेखान, खाना पीना छोड़ के फास्ट रख के स्टारवेशन में करके अपने आप को मार दिया, ठीक है, डाइड स्लो स्टारवेशन की वजह से। सो अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज यूनाइटेड फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा शासन था जिसमें पहली बार सेंट्रल सिस्टम काम करता था, सेंट्रलाइज्ड जो है शासन चलता था, और इसी के वजह से होल नॉर्दर्न इंडिया वाज यूनाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रेड काफ़ी फ्लोरिश हुआ, बहुत सारा ट्रेड हुआ। एग्रीकल्चर को रेगुलेट किया गया, उसमें टैक्स वगैरह को, तमाम चीज़ों को। वेट एंड मेजर्स वेर स्टैंडर्डाइज किए गए एंड मनी केम इनटू यूज। टैक्सेशन, सैनिटेशन, फेमीन रिलीफ बिकम कंसर्न ऑफ द स्टेट, मतलब कि एक कह सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट टाइप का बन गया था उस समय मौर्यों का जो शासन था। टैक्सेशन, सैनिटेशन, फेमीन रिलीफ वगैरह कंसर्न थे स्टेट के, मतलब ध्यान रख देती थी काफ़ी ज़्यादा स्टेट। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पे बैठा 298 बीसी में बिंदुसार, उसका लड़का था, और 273 बीसी तक गद्दी पे बैठा रहा, बाद में अशोक आ गया था। सो चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। बिंदुसार को ग्रीकों ने क्या कहा है? इसको कहा है अमित्रोकेट्स, या फिर जिसे कहते हैं अमित्रघात, स्लेयर ऑफ फोज, स्लेयर ऑफ इनेमी। तो ये होता क्या है कि बार बार ये जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो ये सवाल इससे बनता है।
एक तो बनता है कि कौन सा दूत आया था, डायनीसियस आया था, कहाँ से आया था वो सब, ठीक है। और दूसरा बनता है कि इसको क्या ग्रीकों ने क्या कहा, अमित्र घात किसे कहते हैं पूछ देगा, अमिट्रोकेट्स किसे कहते हैं, तो ये ग्रीकों ने कहा था इसको, जिसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ इनेमी। ये एक संस्कृत वर्ड अमित्र घात से बना है, ठीक है, अमिट्रोकेट्स। तो इट इज़ सेड टू हैव कैरिड हिज आर्म्स टू द डेक्कन अप टू, मैसूर तक फैला दिया था पूरा मौर्यन डायनेस्टी को। सो बिंदुसार आस्क्ड एंटियोकस वन ऑफ सीरिया, ये भी पूछा जाता है कि कुछ स्वीट वाइन भेजो, ड्राइड फिक्स भेजो मेरे लिए, और सोफिस्ट भेजो। तो एंटियोकस वन ने दो चीज़ें तो भेज दी, क्या क्या, वाइन भेज दिया, फिक्स भेज दिया, बट पोलाइटली रिप्लाई किया कि ग्रीक फिलोसोफर्स नहीं सेल किए जाते हैं, तो इसका मतलब जो सोफिस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, पोलाइटली मना कर दिया। ये एक फैक्ट है, ये पूछा जाता है। बिंदुसार ने आजीवक धर्म को अपनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जैन भी नहीं था, ये बुद्ध भी नहीं था, ये एक आजीवक संप्रदाय जिसके मखाली घोसाला फाउंडर थे, इसको इसने पैटर्नाइज किया था। फिर इसके बाद इसके बेटे का जन्म होता है, और जन्म होते ही इतना खुश हुआ बिंदुसार कि इसको बेटा एक्चुअली नहीं हो रहा था, तो जब बेटा हुआ ना तो इसने बोला कि मेरा सारा शोक जो है ख़त्म हो गया, यानी कि इसका नाम होगा अशोक, ठीक है, शोक होगा ही नहीं। तो 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक ये महान शासक रूल करता है, ठीक है, 40-41 साल। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, व्हेन अशोका द सन ऑफ बिंदुसारा वाज बोर्न, हिज मदर वाज हैप्पी टू हैव ए चाइल्ड, सेड नाउ आई एम अशोका, मतलब कि विदाउट सॉरो, एंड सो द चाइल्ड नेम वाज नेम्ड अशोका, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था अभी। सो इट अपीयर्स फ्रॉम द अवेलेबल एविडेंस Buddhist literature mainly that there was a struggle for throne among the prince on the death of बिंदुसार, मतलब इन्हें, और ये भी कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था, एक को छोड़ दिया था, तीसा को, बाकी को 99 को मार दिया था, बट ये सही है कि गलत है इतना पता नहीं है हमें। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, अशोका usurped the throne after killing his 99 brothers and spared तीसा जो यंगेस्ट वन था, एक को छोड़ दिया, 100 ब्रदर्स में से 99 को मार दिया। राधा गुप्ता, ए मिनिस्टर ऑफ बिंदुसारा, हेल्प्ड हिम इन फ्रैक्टिसाइडल स्ट्रगल, बट बहुत सारे ग्रंथ इसको नहीं मानते हैं, खैर, बट ये दिया गया है। दिस वार ऑफ सक्सेशन अकाउंट्स फॉर एन इंट्रीग्नम ऑफ 4 years, 273 बीसी से लेकर 279 बीसी तक, इस समय तक ऐसे ही चलता रहा, कोई गद्दी पे नहीं था। एंड ओनली आफ्टर सिक्योरिंग हिज पोजीशन ऑन थ्रोन, अशोका हैड हिमसेल्फ फॉर्मली क्राउंड इन 269 बीसी में, ठीक है, 4 साल के गैप के बाद। अंडर अशोका द मौर्य एम्पायर रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स, and for the first time the whole of the subcontinent leaving out extreme south was under the imperial control। बहुत बड़ा एरिया जो था उस समय अशोका के अंडर में आ गया था, एक्सट्रीम साउथ तक लेकर छोड़ के, थोड़ा सा साउथ में मतलब चोला चेरा वाला रीजन छोड़ दो तो बाकी सारा रीजन जो है होल सब कॉन्टिनेंट अशोका के अंदर आ गया था, थोड़ा सा साउथ वाला रीजन छोड़ दो। अब देखते हैं अशोका के वेरियस नेम्स दिए गए हैं, जैसे कि देवनाम पियादासी राजा, तो ये कहाँ पे, ये उनका सोर्स क्या है, कौन सा रॉक एडिक्ट है, माइनर मेजर जो भी है। तो अशोका को अशोका कहा गया है मस्की माइनर रॉक एडिक्ट में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोका को अशोका कहाँ पे कौन से रॉक एडिक्ट के हिसाब से कहा गया है, तो ये है मस्की माइनर रॉक एडिक्ट। इसके बाद आता है देवनाम पिया, जो कि काफ़ी जगह लिखा गया, जैसे कि देवनाम पिया अशोका राजाज, ये गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट में लिखा गया है। राजा अशोका नित्तौर माइनर रॉक एडिक्ट में लिखा गया है। राजा अशोका देवनाम पिया, ये उदगुलम माइनर रॉक एडिक्ट में तमिलनाडु में लिखा गया है। फिर ये है पियादासी राजा मगध, तो ये भाबरू बैरत माइनर रॉक एडिक्ट जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे ये दिया गया है। पियादासी राजा बराबर केव इंक्रिप्शन बिहार वाला जहानाबाद। पियादासी कहा गया है इसको कंधार मेजर रॉक एडिक्ट और में दीपवंसा में। फिर आता है अशोक मौर्य कहा गया है इसको रुद्र दमन के जूनागढ़ रॉक एडिक्ट में, और अशोक वर्धन कहा गया है पुरानास में, अशोक वर्धन।
अशोका ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट लड़ाई लड़ी थी जिसके बाद इसका कायाकल्प हुआ था। भेरी घोष छोड़ के इसने धम्म घोष अपनाया था। तो कलिंग वार था। ये कलिंग वार जो था 261 BC में हुआ था। इसके 9th ईयर ऑफ कोरोनेशन में 269 में इसका कोरोनेशन हुआ था, तिलक लगा था। और इसके 9th ईयर जो है यानी कि 261 में ये वार हो गई थी। तो ये पूछा जाता है कि कौन से ईयर में हुआ था उसके कोरोनेशन के। सो द किंग वाज मूव्ड बाई ब्लड सेड काफ़ी इसको आहत हुआ क्योंकि बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। एंड देयरफॉर अबेंडन द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन इन फेवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। बोला कि अब मैं फिजिकल ऑक्यूपेशन, फिजिकल वार लड़के अब मैं लोगों को नहीं जीतूंगा, मैं कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करूंगा, इसलिए धम्म नीति लेके आया ये। इन अदर वर्ड्स भेरी घोषा वाज रिप्लेस्ड बाई धम्म घोषा, मतलब कि फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं करेंगे, धम्म घोषा करेंगे, यानी कि कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है इससे रिलेटेड कि अशोका वाज नॉट ए एक्सट्रीम पेसिफिस्ट। ऐसा भी नहीं था कि उसने जब धम्म नीति अपनाई तो बिल्कुल हथियार ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं था, आर्मी अबेंडन कर दिया, ऐसा नहीं था। वो पेसिफिस्ट एक्सट्रीम नहीं था, पेसिफिस्ट हुआ था, वो लड़ाई लड़ना छोड़ा था उसने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो जाएगा राज्य में, ऐसा नहीं था। सो ही डिड नॉट परस्यू द पॉलिसी ऑफ पीस फॉर द सेक ऑफ पीस अंडर ऑल कंडीशंस। दस ही रिटेन्ड कलिंगा आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट एंड इनकॉर्पोरेटेड इट इनटू हिज एम्पायर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस समय हृदय परिवर्तन हुआ और कलिंगा को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं, कलिंगा को एनेक्स करूँगा भाई, हृदय परिवर्तन तो हुआ है, अब आगे की लड़ाई इतनी नहीं लड़ूंगा, लेकिन जो जीता है उसको नहीं छोड़ूंगा। तो अशोका सेंट मिशनरीज टू द किंगडम्स ऑफ चोलाज साउथ में, पांड्याज, एंड द 5 स्टेट्स रूल्ड बाय ग्रीक किंग्स, दैट इज एंटियोकस द्वितीय जो कि सीरिया का था, फिलाडेल्फस टॉलमी जो कि द्वितीय इजिप्ट का था, इसके अलावा एंटीगोनस मकदूनिया का, मगूस सीरीना और एलेक्जेंडर इपीरस का। यहाँ पे इसने जो है 5 स्टेट्स में मिशनरीज भेजी, किस लिए, ताकि धम्म नीति का प्रचार प्रसार किया जाए। वी ऑल्सो नो दैट ही सेंड मिशनरीज टू सेलोन एंड स्वर्णभूमि एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सेलोन में तो इसने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेज दिया था। अशोका का धम्मा है क्या? अब हम इतने धम्म कर रहे हैं तो अशोका का धम्मा क्या रिप्लेसमेंट है बुद्धिज़्म का क्या? जी नहीं। अशोका's धम्मा कैनॉट बी रिगार्डेड एज ए sectarian faith, cannot be regarded. Its broad objective was to preserve the social order, and it ordained that people should obey their parents, they should pay respect to Brahman, and they should all Buddhist monks and show mercy to the slave and servants. ऐसा नहीं है कि slave है servants है तो उसको मार पीट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब धम्म नीति में कहा गया है। So he held that if people behaved well, they would attain Swarga, that is heaven, and he never did say that they would attain Nirvana. तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धिज़्म को ये प्रमोट कर रहा था, ऐसा नहीं है। Which was the goal of Buddhist teaching, that is Nirvana. इसने बोला कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बट बुद्धिस्ट गोल क्या है? निर्वाणा, ठीक है, इनलाइटेनमेंट जिसको बोलते हैं। अब हम अशोका को देख लिए, उसके बाद के जो उसके सक्सेसर थे काफ़ी वीक थे, जिसे हम लेटर मौर्याज के में रख सकते हैं 232 BC से 185 BC में। सो द मौर्य डायनेस्टी लास्टेड 137 ईयर्स टोटल। अशोका डेथ वाज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट हो गया वेस्टर्न वाला और एक पार्ट हो गया ईस्टर्न वाला। तो वेस्टर्न वाले पार्ट में कुनाला, उसका सन जो था कुनाल अशोक का, वो रूल करने लग गया, और उसका नाती जो था, नाती था दशरथ, नाती मतलब ग्रैंड सन, ईस्टर्न पार्ट को रूल करने लग गया। सो द लास्ट मौर्यन रूलर जो था वो बृहदर्थ था, जिसकी हत्या कर दी गई 185 BC में, उसी के कमांडर इन चीफ के द्वारा, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और इसी के साथ ही शुंग डायनेस्टी का फाउंडेशन पड़ गया मगध पे। अब देखिए कॉजेज क्या कह रहे हैं, मौर्य डायनेस्टी इतनी ऊपर गई थी, इसका डिक्लाइन का कारण क्या कह रहा। तो एक तो था ये हाईली सेंट्रलाइज्ड था एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके वजह से
जो एरिया इतने कैप्चर किए गए उसमें रूल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। सेंटर में पाटलिपुत्रा में बैठ के सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करना हेरात और खंभात जैसे जगह को और साउथ एक्सट्रीम साउथ जैसे जगह को काफ़ी मुश्किल हो गया था, इस वजह से भी डिक्लाइन हुआ। पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका H.C. रे चौधरी के द्वारा बोला गया है, बट इतना भी पैसिफिक ये नहीं था, हालांकि पैसिफिक हो गया था ज़रूर। तो ये भी कारण माना जाता है कि पैसिफिक रह के आप साम्राज्य को नहीं संभाल सकते, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तीसरा है ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं धम्म नीति के अगेंस्ट में, और जो अशोका का प्यार था बुद्धिस्ट को लेके उसको लेके इन्होंने रिएक्शन दिखाया और कहीं ना कहीं गिर गई ये डायनेस्टी। द पार्टीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर दैट इज़ इनटू वेस्ट और ईस्ट वाला, ये भी एक कारण माना जाता है। सबसे बड़ा कारण जो था वो वीक लेटर मौर्यन रूलर्स था, ठीक है। ये कुनाला दशरथा इनमें दम नहीं था। इसके अलावा प्रेशर ऑन मौर्यन इकोनॉमी, ये भी एक कारण माना जाता है। नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी कारण माना जाता है इसके डिक्लाइन का। चलिए अब देखते हैं मौर्यन किंग्स के बारे में, उनके अदर नेम्स ऑफ किंग और एम्बेसडर कोई आया उनके समय में, तो उसको देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा है स्ट्रेबो ने और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा है। एंड्रोकोटस कहा है इसे चंद्रगुप्त मौर्य को किसने? एरियन ने, प्लूटार्क ने। ब्रिशला या फिर कुलहीना कहा है विशाख दत्त ने, जो कि मुद्रा राक्षस के लेखक थे। बिंदुसार को एमिट्रोकेट्स कहा गया है, किसके द्वारा? ग्रीक टेक्स्ट के द्वारा। बिंदुपाला कहा गया है चाइनीज़ टेक्स्ट के द्वारा। सिंह सेना कहा गया है जैन टेक्स्ट के द्वारा, ये भी पूछता है सिंह सेना वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है भद्रसारा, ये वायु पुराण के द्वारा कहा गया है। तो अगर बात करें चंद्रगुप्त के समय कौन सा बंदा इसका एम्बेसडर बन के इसके दरबार में आया था, तो वो था मेगास्थनीज, जो कि 302 से लेकर 298 BC में इसके दरबार में रहा। सेलुकस निकेटर का दूत था। फिर अगर बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार के समय डिमेकस आया था, एंटियोकस वन सीरिया ने भेजा था, और डायनीसियस भी आया था, फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय इजिप्ट वालों ने भेजा था इसको। अब हम बात करेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था ये। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में मौर्यों के समय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे सबसे टॉप पे कौन था? राजा था, द किंग। सो द मौर्यन गवर्नमेंट वाज सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी ऑफ विच द न्यूक्लियस वाज द किंग। न्यूक्लियस मतलब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके इर्द गिर्द बाकी सब मिनिस्टर वगैरह होते थे, वो था किंग खुद। एंड अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य और चाणक्य, देर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स। 7 एलिमेंट्स में क्या क्या था? एक तो राजा था खुद, नंबर 1 राजा। नंबर 2 अमात्य, अमात्य जो थे सेक्रेटरीज थे। और नंबर 3 था टेरिटरी, दैट इज जनपदा। नंबर 4th वन था दुर्ग यानी कि फोर्ट। एंड कोष जो था ट्रिजरी, नंबर 5th था। सेना, आर्मी जो थी 6ठे नंबर पे थी। और 7वां था मित्रा, जिसे फ्रेंड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सप्तांग थ्योरी बोलते हैं, जिसके तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को रूल किया जाता था। एंड द किंग वाज रिगार्डेड एज द सोल अमंग ऑल द 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। इसका एक मंत्री परिषद होता था। द किंग वाज असिस्टेड बाय ए मंत्री परिषद हुज मेंबर्स इंक्लूडेड युवराज, क्राउन प्रिंस जो था। इसके अलावा पुरोहित, द चीफ प्रीस्ट, और सेनापति। सेना बहुत ज़रूरी होती है, उसका एक सेनापति होता है, कमांडर इन चीफ जो होता है। एंड कुछ और मिनिस्टर्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स के कुछ नाम हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे सुन्नीधत्ता। सुन्नीधत्ता जो था ये था चीफ ट्रेजरी ऑफिसर मौर्यन पीरियड में, सुन्नीधत्ता, सन्निधत्ता जिसे बोलते हैं। फिर आता है समहर्ता। समहर्ता तो आज भी आप जानते हो कि जनरल कलेक्टर जनरल रेवेन्यू को बोलते हैं समहर्ता। समहर्ता न्यायालय कभी आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना मिल जाएगा। फिर आता है धर्मस्था, जिसे हम व्यवहारिका कहते हैं। तो ये चीफ जस्टिस होता था ये सिविल कोर्ट का। प्रतिष्ठा जो था ये चीफ जस्टिस होता था क्रिमिनल कोर्ट का।
कंटका शोधन न्यायालय यानी कि क्रिमिनल कोर्ट का। फिर आता है धम्म महामात्रा। ये क्या थे? ये न्यू पोस्ट क्रिएट किया था अशोका ने, ये इससे पहले नहीं थे, अशोका से पहले अशोका ने इसको क्रिएट किया। एंड एम्पावर्ड विद द डुअल फंक्शन ऑफ द प्रोपोगेटिंग धम्मा एंड टेकिंग केयर ऑफ कॉमन फोक फॉर देयर मटेरियल वेलबींग। फिर आता है राष्ट्रपाला या फिर कुमारा। ये जो था ये वायसराय होता था इंचार्ज ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है, वायसराय इंचार्ज ऑफ प्रोविंसेस, राष्ट्रपाला या फिर कुमारा बोलते थे। तो जो प्रोविंस थे जैसे कि हेरात, खम्बांता, ऐसे कई सारे प्रोविंस थे, उनका जो है वायसराय होते थे ये लोग, राष्ट्रपाला या फिर कुमारा। प्रदेशिका जो होता था देवेर मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह, डीएम की तरह प्रदेशिका होते थे। राजुका जो होते थे देवर लेटर डे पटवारीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग एंड असेसिंग द लैंड। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स मॉडर्न पीरियड के हमने देखा। इसके अलावा और भी हैं। युक्ता जो है सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्थानिक जो था ये कलेक्टिंग ऑफिसर होता था डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रदेशिका। गोपा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स। नगरका ही वाज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा अक्षपताला अकाउंटेंट जनरल। सीताध्यक्षा जो था वो सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चर का सुपरवाइजर को बोलते थे। फिर आता है पान्याध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। समस्थाध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट। पौतावध्यक्षा यानी पौत तो मतलब समझ गए, पौत आपका वेट एंड मेजर से रिलेटेड है, सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर। नवाध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप नाव से रिलेटेड। शुल्काध्यक्षा कलेक्टर ऑफ टोल्स। अकाराध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस एंड लोहाध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन। तो ये कुछ पोस्ट बनाए गए थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो देख लिया कैसे रूल होता है। तो प्रोविंसेस में 5 प्रोविंसेस थे जिनकी अलग अलग कैपिटल थी। उत्तर पथा ये था नॉर्दर्न प्रोविंस जिसका कैपिटल था तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है अभी। फिर आता है अवंती राष्ट्रा वेस्टर्न प्रोविंस बोलते थे इसको, उज्जैन कैपिटल था इसका। प्राची ईस्ट या फिर सेंट्रल प्रोविंस को बोलते थे। पाटलिपुत्रा इसका कैपिटल था जहाँ खुद राजा बैठता था। कलिंगा ईस्टर्न प्रोविंस था, तोसाली इसकी कैपिटल थी। और दक्षिणापथा यानी कि साउदर्न प्रोविंस जो था इसकी कैपिटल थी सुवर्णगिरी यानी कि कर्नाटक। So according to the Junagadh Rock Edict of Rudradaman, Saurashtra was governed by Pushyagupta, the Vaisya at the time of Chandragupta Maurya, by the Yavan king Tusapa at the time of Ashoka। ठीक है, तो जूनागढ़ का रॉक एडिक्ट काफ़ी फेमस है। एक तो इसलिए क्योंकि ये संस्कृत में है प्योरली। दूसरी बात इसमें एक बात लिखी गई है कि सुदर्शन लेक का इसमें उसका जीर्णोद्धार किया गया था, उसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया था, वो भी आता है बार बार। और तीसरा जो कि यहाँ पे पॉइंट है कि भैया इसके हिसाब से सौराष्ट्र रीजन को गवर्न किया था पुष्यगुप्ता ने, जो कि एक वैश्य था एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एंड द यवन किंग तुसापा एट द टाइम ऑफ अशोका। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसे बटी हुई थी वो देख लेते हैं। प्रोविंसेस को चक्र कहते थे और इसका जो हेड होता था कुमार राष्ट्रपाल, एज पहले भी ब्रीफ किया। आहार या फिर विषय ये होता था डिस्ट्रिक्ट, तो इसको हेड करता था एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो था प्रदेशिका, और लैंड रेवेन्यू का हेड जो था वो राजुका था। फिर आता है संग्रहणा, तो ये ग्रुप ऑफ 10 विलेज को संग्रहणा बोलते थे और इसका जो हेड था वो गोपा होता था। और ग्राम विलेज को बोलते थे जिसे हेड करता था ग्रामिक। अब देखो 2 लेवल का हमने देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल लेवल। अब आते हैं म्युनिसिपल लेवल पे और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करते हैं। सो कौटिल्य के हिसाब से कौटिल्य डिवोट्स ए फुल चैप्टर टू द रूल्स ऑफ नगरका यानी कि सिटी सुपरिटेंडेंट। हिज चीफ ड्यूटी वाज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मेगास्थनीज अकाउंट ऑफ द सिस्टम, 6 कमिटीज़ ऑफ 5 मेंबर ईच एंड देयर फंक्शंस आर। पहली जो कमेटी थी वो थी इंडस्ट्रियल आर्ट्स,
दूसरी कमेटी जो देखती थी वो इंटरटेनमेंट एंड फॉरेनर्स के रिलेटेड थी। तीसरी जो थी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड थी। 6 कमेटियाँ, सब में 5 मेंबर, ठीक है। चौथा ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड था। पाँचवा जो था पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से रिलेटेड था। और छठा जो था कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द आर्टिकल सोल्ड, ये था छठा, जो कि 1/10 ऑफ द परचेज प्राइस था। अगर हम बात करें आर्मी की, तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूज आर्मी। बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी इनकी, और इनके पास नेवी भी थी। सो अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी वाज कैरिड आउट बाई अ बोर्ड ऑफ 30 मेंबर्स डिवाइडेड इनटू 6 कमेटी, ठीक है। 6 कमेटी, 5 ईच, 30 मेंबर्स। तो इसमें जो था 5 मेंबर की सारी कमेटियाँ थी। दे आर इन्फेंट्री में 5 मेंबर की कमेटी थी। कैवलरी एक कमेटी थी। एलिफेंट्स को देखने के लिए थी। चैरिटियर्स, नेवी और ट्रांसपोर्ट, ये 6 कमेटियों के द्वारा देखी जाती थी, 5 मेंबर ईच। इन्फेंट्री, कैवलरी यानी कि घुड़सवारी, एलिफेंट्स, चैरियट्स रथों से रिलेटेड, और नेवी और ट्रांसपोर्ट। फिर आता है इन द मौर्यंस पीरियड देयर वेर 2 टाइप्स ऑफ गुधा पुरुषा सास, दैट इज़ डिटेक्टिव्स। तो गुध पुरुषास 2 तरीके के थे। एक तो था संस्थान, जो कि स्टेशनरी रहता था और सर्वेलेंस का काम करता था, डिटेक्टिव टाइप का काम करता था, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करता था और राजा तक पहुंचाता था। दूसरा था संचारी, वॉन्डरिंग, घूमते रहते थे और इनपुट्स जो थे इंटेलिजेंस वगैरह वो गैदर करते थे। इकोनॉमी कैसी थी? सो द स्टेट वाज कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। टैक्स जो था पीजेंट्स से, किसानों से कितना लिया जाता था, या तो 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक ले लिया जाता था किसानों से टैक्स के तौर पर। फिर आता है द स्टेट ऑल्सो प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटी, दैट इज सेतु बंधा, एंड चार्ज वाटर टैक्सेस। Tolls were also levied on commodities brought to the town for sale and they were collected at gate. The state enjoyed monopoly in mining, forests, salt, sale of liquor, manufacture of arms पे मोनोपोली था स्टेट का। सोहगौरा जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है। इसके यहाँ पे एक कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन पाया गया है। एंड महाराष्ट्र में बोगारा डिस्ट्रिक्ट में भी एक इंक्रिप्शन पाया गया है, जो कि डील करता है विद द रिलीफ मेजर्स टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग फेमिन। अगर कोई अकाल पड़ा तो क्या रिलीफ मेजर होगा, वो इसमें लिखा गया है। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जहाँ से ट्रेड किए जाते थे वो कौन कौन से थे? तो एक था भारू कच्छ, भरोच, ये गुजरात वाला है। सुपारा वेस्टर्न कोस्ट पे, दोनों वेस्टर्न कोस्ट पे। ताम्रलिप्ति जो है बंगाल में ईस्टर्न कोस्ट पे था, जहाँ से ट्रेड किया जाता था पोर्ट के द्वारा, मतलब पोर्ट था नाव के द्वारा, शिप के द्वारा। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड द पंच मार्क्ड कॉइन्स मोस्टली ऑफ सिल्वर वेर कॉमन यूनिट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। सिल्वर के बने हुए थे पंच मार्क पॉइंट। पंच मार्क कॉइन कुछ रेक्टेंगुलर शेप पे होते थे और इसमें क्या था, पंच कर दिया जाता था, कुछ ऐसी कुछ शेप का पंच किया जाता था। तो ऐसे जो गोल गोल कॉइन आज के डेट में देखते हो, ये बाद में आया, पहले तो पंच मार्क कॉइन ही आते थे। फिर आता है सोसाइटी कैसी थी? कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। इनकी माने तो इट इज़ नॉट अ रिजिड ऑन वर्ण सिस्टम ऑन द अर्ली स्मृति राइटर्स। वर्ण सिस्टम इतना रिजिड नहीं था, काफ़ी सारा उसमें लिबरल था। सो कौटिल्याज अर्थशास्त्र लुक्ड अपॉन द शूद्राज एज एन आर्यन कम्युनिटी विच इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मलेच्छा और नॉन आर्यन कम्युनिटी। रिडक्शन ऑफ गैप बिटवीन द वैश्या, मोस्ट ऑफ द whom were now concentrating on trade, though other continued cultivation। तो जो गैप था पहले के समय में वो काफ़ी कम हुआ है। एंड द शूद्राज, रिडक्शन हुआ है। वैश्य और शूद्रों के बीच में जो गैप था, शूद्रों को बिल्कुल ही सोसाइटी से आउटकास्ट कर रखा था पहले, वो थोड़ा कम हुआ था। शूद्रा अब एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए थे और कुछ आर्टिसंस बन गए थे। मेगास्थनीज की माने तो ही स्टेट्स दैट इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। पहला था उसमें फिलोसोफर, ठीक है, 7 क्लासेस। ये पूछता है बार बार, स्टार मार्क क्वेश्चन है कि किसके हिसाब से मौर्यन सोसाइटी जो थी 7 क्लासेस में बटी थी। तो वो था मेगास्थनीज, जो कि सेलुकस निकेटर का दूत था जिसने इंडिका लिखा था। दूसरा इसमें क्लास आता है फार्मर्स का, तीसरा आता है सोल्जर्स का, चौथा आता है हर्डमैन का,
पांचवा आता है आर्टिसन का, छठा आता है मजिस्ट्रेट का, काउंसिलर्स का सातवां। तो आप देखो बड़े ध्यान से, ये सातों क्लास आज भी एग्जिस्ट करते हैं। फिलोसोफर आज भी हैं, फार्मर्स आज भी हैं, सोल्जर्स आज भी हैं, हर्ड्समैन भी अभी देखे जाते हैं, चरवाहे। आर्टिसंस भी आज हैं, अभी भी हैं, मजिस्ट्रेट्स होते हैं, काउंसिलर्स भी होते हैं। तो सातों क्लासेस जो है आज भी सोसाइटी में है। द क्लासेस मेंशन्ड अबव अपीयर टू हैव बीन इकोनॉमिक देन सोशल। ये मेनली इकोनॉमी के बेस पे देखा जा सकता है, इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। फार्मर है तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेगा, सोल्जर्स है तो पैसे के लिए नौकरी कर रहा है, देश की सेवा कर रहा होगा, हर्ड्समैन क्या करेगा, पशु पाल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक तरीके की। तो इट इज़ मोर ऑफ इकोनॉमिक देन सोशल। इन क्लासेस की बात करें तो पहले की क्लासेस की जैसी नहीं है, इनकी क्लासेस अब इकोनॉमिक बेस्ड पे हो चुकी थी। दो मेगास्थनीज स्टेटेड दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया, येट अकॉर्डिंग टू इंडियन सोर्सेज स्लेवरी वाज ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग मॉडर्न रेन। तो बहुत सारी चीज़ें मेगास्थनीज ने बढ़ा चढ़ा के लिखी हैं, जैसा कि मतलब एग्जेगरेशन कह सकते हैं। It appears that Megasthenes was thinking of slavery in the full legal sense as it existed in West, इसलिए लिख दिया होगा। Women occupied a high position and enjoyed freedom in modern society, and according to Kautilya, women were permitted to have divorce or remarry। तो उस समय के सोसाइटी में इतना लिबरल होना भी एक सोचने वाली बात है। आज की सोसाइटी में भी रीमैरी करने में लोगों की लग जाती है, बट उस समय भी था, रीमैरी का अलाउ था, डाइवोर्स भी अलाउ था। वुमेन वेर एम्प्लॉयड एज पर्सनल बॉडीगार्ड्स ऑफ किंग ऑल्सो, स्पाइज वगैरह पे भी काम करती थी, एंड अदर डाइवर्स जॉब भी करती थी। मौर्यन आर्ट आ गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आनंद कुमारा स्वामी की माने तो इन्होंने क्लासीफाई किया है मौर्यन आर्ट को दो ग्रुप में। एक तो है रॉयल और कोर्ट आर्ट, और दूसरा है फोक और पॉपुलर आर्ट। तो रॉयल और कोर्ट आर्ट क्या है? तो रॉयल पैलेस जो है चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि कुम्हरार पटना में उसके रिमेन्स पाए गए हैं, 80 पिलर का बना था ये। तो ये हो गया रॉयल कोर्ट का आर्ट। एंड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, अशोकन पिलर्स, केव्स, स्तूपा जिसमें आते हैं, जो कि कोर्ट से रिलेटेड है, रॉयल सिस्टम से रिलेटेड है। और फिर आता है फोक पॉपुलर आर्ट। तो फिगर स्कल्पचर ऑफ यक्षिनी, ये आम जनता ने उस समय बनाया होगा। यक्षा ऑफ, जैसे कि यक्ष ऑफ परखम जो कि मथुरा में पाया गया है, यक्षिनी ऑफ बेसनगर विदिशा एमपी में पाया गया है। चनवार बियरर यक्षिनी ऑफ दीदारगंज पटना में पाई गई है, बहुत सुंदर ये प्रतिमा है यक्षिनी की। टेराकोटा ऑब्जेक्ट भी पाए गए हैं। इसके अलावा इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्पेरर अशोका, ब्रोकन रिलीफ स्कल्पचर ऑफ एम्पेरर अशोका, ये कनागनहल्ली कर्नाटक में पाया गया है। तो ये आम जनता के द्वारा बनाई गई चीज़ें। द मौर्य इंट्रोड्यूस्ड स्टोन मैसनरी ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग अशोका। तो अशोक के पिलर से ही आप समझ सकते हो स्टोन पे काम होना शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा। फ्रैगमेंट ऑफ स्टोन पिलर एंड वुडन फ्लोर एंड सीलिंग इंडिकेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन 80 pillared hall have been discovered at Kumharar on the outskirts of Patna. Seeing this, Fahyan remarks as follow, बोला कि दीज पैलेसेस आदमी के द्वारा नहीं बनाए गए होंगे, आर सो ब्यूटीफुल एंड एक्सीलेंट दैट दे अपीयर टू बी क्रिएशन ऑफ गॉड रेदर देन मैन। ये फाहियान ने कहा। फाहियान भी पाटलिपुत्रा में आया था, रहा था। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, जब गुप्तों के का शासन था। So the pillar represents the masterpiece of a modern sculpture. Each pillar is made of a single piece of a sandstone. Only their capitals, which are beautifully piece of sculpture in the form of lion or bulls, are joined on the top with the pillar. तो अशोकन पिलर की, या फिर उस अशोकन पिलर क्या कहें, मॉडर्न पिलर्स जो थे उसमें ऐसे पिलर बना दो और ऊपर शेर वेर बिठा देते थे। तो ये जो है कैपिटल बोलते थे, ऊपर जो शेर वगैरह बिठा देते थे, लायन वगैरह। सो 4 लायन कैपिटल एट सारनाथ एंड सांची, ये भी पाया गया है। लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ वाज अडॉप्टेड एज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। कब? 26 जनवरी 1985। महानता है इस आर्ट की। सिंगल लायन कैपिटल एट रामपुरवा एंड लौरिया नंदनगढ़, सिंगल लायन बैठा है उसमें। एंड सिंगल बुल कैपिटल ऑफ रामपुरवा, जो कि आज के डेट में प्रेसिडेंट हाउस में रखा गया, राष्ट्रपति भवन में। सो ए कार्व्ड एलिफेंट एट धौली
एंड इनग्रेव्ड एलिफेंट एट कलसी, ये भी पाया गया है। द मौर्यन आर्टिसंस हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूइंग आउट केव्स फ्रॉम रॉक फॉर मॉन्क्स लिव इन, आजीवक संप्रदाय वगैरह के लिए इन्होंने केव्स बनवाए थे, जैसे कि बराबर केव्स जो कि सुदामा केव भी कहते हैं, वर्ल्ड हट, चौपदा ऑफ करना, ऋषि लोमस केव्स, यहाँ पे ये सारी केव्स हैं, सुदामा, वर्ल्ड हट, चौपदा ऑफ करना और ऋषि लोमस केव, ये बराबर केव्स में आते हैं। ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, अशोका के द्वारा बनाए गए थे एंड इसके नाती के द्वारा भी बनाए गए, दशरथ के द्वारा। द अदर एग्जाम्पल्स आर नागार्जुन केव, नागार्जुन केव गया में है, दशरथ ने बनवाया था। सो स्तूपाज वेयर बिल्ट थ्रू आउट द एम्पायर टू इंश्रीन द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। रेलिक्स मतलब बॉडीली रिमेन या फिर बर्तन वगैरह या फिर सामान रिलेटेड टू बुद्धा, ठीक है, उसको नीचे रख के उसके ऊपर स्तूपा बना दिया जाता था ऐसा। ऑफ दीज द मोस्ट फेमस आर एट सांची एंड भरूच। एट ऑल टाइम्स, ये देखो रॉक एडिक्ट 6 में लिखा गया है, ऑल एट ऑल टाइम्स वेदर आई एम ईटिंग, ये अशोका लिख रहा है, ठीक है, अशोका ने इंस्क्राइब करवाया था। एट ऑल टाइम्स वेदर आई एम ईटिंग और आई एम इन वुमेंस अपार्टमेंट्स और इन माई इनर अपार्टमेंट्स और एट cattle shed or in my carriage or in my gardens, whenever I may be, my महामतार should keep me in touch with the public business। यानी कि महामतार यानी कि धम ऑफिशियल की बात हो रही है, महामतार। ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, ये लिखा गया है कलिंग रॉक एडिक्ट 1 धौली से, ये भी पूछा जाता है। रॉक एडिक्ट 6 से हमें मिलता है एट ऑल टाइम वेदर आई एम ईटिंग और आई एम इन वुमेंस अपार्टमेंट और इन माई इनर अपार्टमेंट और एट कैटल शेड और इन माई कैरेज और इन माई गार्डन्स, वेन एवर आई मे बी और माई महामात्रा शुड कीप मी इन टच विद द पब्लिक हाउस बिजनेसेस। मतलब कि महामाताज के लिए ड्यूटीज़ जो है वो रॉक्स एडिक्ट 6 में बताई गई हैं। तो दैट्स ऑल, यहाँ पे मौर्यन पीरियड ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा पोस्ट मौर्यन या फिर प्री गुप्त पीरियड 185 BC से 319 AD। इसको अगले वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।